Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए आज की कोट क्या है? Life is always not perfect. Anytime it may have problem, and this problem is not the end of world. It is new and different starting of life. मतलब देखिए लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे देख लीजिए प्रॉब्लम आ गई, पर इन्होंने प्रॉब्लम को देखने का तरीका चेंज किया और नजरिया चेंज किया। तो ये प्रॉब्लम ही एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो अगर हम जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है उसको देखने का नजरिया चेंज कर दे, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और हमें कुछ नया सिखा के जाएगी। हार नाम की कोई चीज नहीं होती यार इस दुनिया में। जो भी आपको कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं और उस काम में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो हार नाम की कोई चीज नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, या तो जीत होती है या आप कुछ सीखते हैं। बस 2 ही चीज़ होती हैं, हार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये देखिए हम इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। एक चैप्टर जो स्टार्टिंग वाला था उसमें हमने ओवरव्यू दिया था, और जो सेकंड वाला लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट डिस्कस कर चुके थे। एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये टोटल फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें डिमोनेटाइजेशन वगैरह था और जीएसटी का जिक्र किया था इन्होंने। फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वाले पे आए थे। इसमें इन्होंने वर्ल्ड में जो न्यू डेवलपमेंट हुए हैं लाइक ब्रिक्सजेट हुआ है और यूएस के इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया था, वो हमने डिस्कस किया था सारा। और इस वाले पोर्शन में हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस करी थी, जैसे जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, जीवीए क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, करंट डेफिसिट क्या होता है। वो सब चीजें हमने इस वाले पोर्शन में डिस्कस की थी, ठीक है। और फिर ये जो आउटलुक था 2016-17 का, इसमें फिर इन्होंने डिमोनेटाइजेशन एंड उसके इम्पैक्ट दिए थे, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं आउटलुक वाला पोर्शन। तो ये वाले हम सारे इश्यूज जो हैं आज वाले लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से आउटलुक वाला पोर्शन जो है पहले ये वाला डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से जो अदर इश्यूज हैं इसमें ये ओनली ओवरव्यू दे रखा है यहाँ पे। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ओनली यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है। इसके बाद में आगे चल के कंप्लीट चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको सब चीजों का अच्छे से ओवरव्यू मिलेगा, एक जिस्ट मिल जाएगा अच्छे से। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो ये वाला टॉपिक है इसमें इन्होंने बोला है आउटलुक फॉर 2017 और 18, मतलब जिस साल में हम एंटर कर चुके हैं उस वाले साल की इन्होंने बात करी है, जो आगे आने वाला है किस किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। देखिए ये बोला है फर्स्ट, ए जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है ये रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जीडीपी क्या होता है? किसी भी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर एक डिफाइंड पीरियड में, डिफाइंड पीरियड हम यहाँ पे एक साल ले लेते हैं लगभग, तो डिफाइंड पीरियड में उस कंट्री की जियोग्राफिकल मतलब टेरिटरी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उस कंट्री की जीडीपी कहलाती है। और यहाँ पे इन्होंने वर्ड इसके सामने यूज कर लिया रियल। रियल का मतलब होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, मतलब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो भी आ रहा है उसको हटा के, तो वो रियल जीडीपी होती है। जिसमें हम इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं उसको बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन को रिमूव कर देते हैं, डिफ्लेशन को रिमूव कर देते हैं। तो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो हमेशा ज्यादा होगी रियल जीडीपी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन मैक्सिमम हटा देते हैं। पर लेकिन अगर डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन के चक्कर में फिर उल्टा हो जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फ्लेशन के, तो इसलिए मैक्सिमम जो केसेस होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कि रियल क्या होती है और नॉमिनल क्या होती है। तो वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इन्होंने आगे देखिए क्या बोला है कि 2017-18 वाला जो ईयर हमारा आने वाला है, उस ईयर में देखिए एग्रीगेट डिमांड कितनी है। ये सारे कंपोनेंट मैटर करेंगे कि एक्सपोर्ट हमारा कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, और गवर्नमेंट हमारा किस किस एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट बैंक से बहुत ज्यादा पैसा ले लेती है, तो बैंक से ही तो गवर्नमेंट पैसा ले रही है, और बैंक से ही पैसा कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर पैसा लेता है। तो गवर्नमेंट भी पैसा ले रही है बैंक से, और प्राइवेट सेक्टर भी ले रही है। तो जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा ले लेती है तो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता है लोन लेने के लिए। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। और डिमांड और सप्लाई की जो एक, जिसके ऊपर पूरा इकोनॉमिक डिपेंड करती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और जब डिमांड और सप्लाई वाला फंडा ढंग से काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी भी फिर नीचे को जाने लगती है, तो इकोनॉमी इकोनॉमी हमारी घटने लगती है, ठीक है। पर लेकिन अब कुछ दिनों में हमने क्या देखा गया है, जो हमारी इंडिया का है, कंट्री का जो कंट्री का जो है वो एक्सपोर्ट मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ टाइम से, जो अभी कुछ टाइम से अभी देखा गया है।
और जो हमारे ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेड बढ़ा हुआ दिख रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ा है, उसके रीजन है कई सारे, ठीक है ना। तो रीजन कौन कौन से हैं, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये अब बढ़ा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक तो यूएस के इलेक्शन ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जी 45th प्रेसिडेंट चुन के आए हैं यूएसए में, तो उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, क्या होने जा रहा है वहां पे, फिस्कल स्टिमुलस होने वाला है। फिस्कल स्टिमुलस, एक बार इस टर्म को समझ लीजिए आप। ट्रम्प क्या है, ट्रम्प का मतलब है इसका कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब पब्लिक के हाथ में पैसा दे रही है, या एक तरीके से कोई भी स्कीम्स लेके आ रही है, जिस तरीके से ज्यादा ग्राउंड मतलब एक तरीके से पब्लिक के पास में ज्यादा पैसा आता है, तो जैसे ही पब्लिक के पास में ज्यादा पैसा आएगा, तो उससे क्या होगा, पब्लिक के पास में पैसा रहेगा तो वो डिमांड करेंगे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, कोई कोई बाइक लेगा, कोई हाउस खरीदेगा, कोई कार लेगा। तो जैसे ये चीजें खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। जब इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या करेंगे, इस डिमांड को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ाएंगे। जब ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, फिर उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से ट्रेड बढ़ेगा। तो इस तरीके से फिस्कल स्टिमुलस जो होता है, एक तरीके से अपनी कंट्री को, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री मतलब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसमें मतलब एक तरीके से पंप करती है मनी, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो वो जो होता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, लोग बाग ज्यादा लोन लेने आएंगे। जब लोग बाग ज्यादा लोन लेने आएंगे, तो लोन लेने आएंगे तो फिर ये सब चीजें खरीदेंगे, वो कोई बाइक खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई मकान। तो फिर से क्या होगा, फिर से वही डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये टर्म जो होती है इसको फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। ओके। अब आईएमएफ का देख लीजिए, आईएमएफ ने क्या किया, जनवरी में अपडेट्स दी हैं अपनी। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पूछ लिया जाता है, ये इंडेक्स कौन कौन निकालता है, तो याद रखिएगा कई बार प्रीलिम से पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो उन्होंने फोरकास्ट क्या किया है, उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल का जो ग्रोथ है वो बढ़ने जा रहा है। कितना, 3.1 तो था वो 2016 में, अब 3.4 बढ़ने जा रहा है 2017 में। अब जब ग्रोथ बढ़ेगा तो किसी कंट्री की वजह से ही तो बढ़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे इंडिया को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बोली है कि ये अच्छे लेवल पे जाने वाली है चीजें, अब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने वाला है। आगे देखिए बोल रहे हैं कि जो एडवांस इकोनॉमी है उनका भी ग्रोथ बढ़ने वाला है, 1.6 से उनका 1.9 होने वाला है। तो इसीलिए एक इंडिया के लिए एक रियल एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया के लिए क्या हो रहा है, एक मतलब अच्छा ग्राउंड मिल रहा है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। और देखिए ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है एक्सपोर्ट के ऊपर। जितना हम लोगों का एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट के साथ में जब जीडीपी काउंट किया जाता है, मतलब जितना हम एक एक रेशियो निकाल के लाते हैं, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है जीडीपी के साथ में, तो उसी से बहुत ज्यादा ग्रोथ निकल के आता है फिर। तो हमारा ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगा, तो ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारा और भी अच्छा, एक अच्छा ईयर निकल के आएगा। और देखिए और एक चीज इन्होंने जिक्र करा है, ऑयल प्राइसिंग। ऑयल प्राइस मैंने कल भी आप लोगों को डिस्कस किया था, जैसे बताया था कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी कंट्री है, उन्होंने अब तक क्या कर रखा था, अपना ऑयल जो है वो मतलब देखिए जब कोई चीज की मार्केट में ज्यादा होती है, मान लीजिए मार्केट में जो है एप्पल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और खरीदने वाला कोई है नहीं, तो अगर खरीदने वाला कोई है नहीं तो एप्पल का जो प्राइस है वो घट जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर मार्केट में एप्पल कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, एक आदमी 1 किलो के लिए 100 देगा तो दूसरे वाला 200 देगा निकाल के। तो इस तरीके से अब तक क्या था, मार्केट में जो पेट्रोलियम था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, और खरीदने वाले कम थे। खरीदने वाले कम क्यों थे, क्योंकि आज की डेट में कोई सोलर सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो गया है, कोई बैटरी के ऊपर डिपेंड हो गया है, जैसे ई रिक्शा भी देखी होगी आपने, पेट्रोल की कोई मतलब कंजप्शन कम हो रहा है, और सेल गैस आ गई है यूएसए में, वो उसको यूज कर रहे हैं। तो मार्केट में पेट्रोल बहुत था, पर लेकिन कंजप्शन जो करने वाले थे, कंज्यूम करने वाले, वो घटते जा रहे थे, तो इसकी वजह से उसका प्राइस घटता जा रहा था। पर अब इन्होंने क्या किया है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ने बोला है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसका प्रोडक्शन ही घटा देंगे। अगर हम ये उसका प्रोडक्शन घटा देंगे तो मार्केट में कम हो जाएगी उसकी कमी, तो कम हो जाएगी तो फिर से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि आने वाला टाइम जो 2017 है एज कम्पेयर टू 2016, उसमें 10 से 15% ऑयल का प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आउटलुक 2017-18 का है, मतलब आने वाले साल के बारे में बात कर रहे हैं सारे। मानसून की बात कर रहे हैं कि जो मानसून है देखो अब की बार कैसा आ रहा है, आने वाले टाइम में कैसा आएगा। तो हमारी एग्रीकल्चर मैक्सिमम मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। तो हाइयर मानसून आएगा तो अच्छी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होगी, अच्छी एग्रीकल्चर होगी तो फिर हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा, और एक्सपोर्ट जितना हमारे पास एक्सपोर्ट अच्छा होगा तो हमारी फिर एक्स्ट्रा जीडीपी बढ़ेगी, और हमारी जीडीपी में अच्छा ग्रोथ आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए हमारी जो बहुत सारी चीजें, हम जैसे गेहूं भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, कपास ले लीजिए, टी ले लीजिए, ये मैक्सिमम डिपेंड किसके ऊपर करती है, और चावल भी एक्सपोर्ट करते हैं हम, राइस ले लीजिए, तो डिपेंड किसके ऊपर करती है, डिपेंड करती है मानसून के ऊपर। मानसून अच्छी रहती है तो सारी चीजें अच्छी होती है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट अच्छा होता है तो हमारी जीडीपी भी अच्छी होगी, ठीक है। अब ये आगे बात कर रहे हैं, देखिए ये भी मतलब ये भी एक टर्म है, ये भी पहले बार भी थी ये इकोनॉमिक सर्वे में, अब की बार भी इन्होंने डाली है
या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इसको एक बार थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए ये है यहाँ पे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में दो चीजें काउंट करते हैं ये, एक साइड में तो होता है बैंक और दूसरी साइड में होता है कॉर्पोरेट्स, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट्स वाला आदमी है, मालवीय यही ले लीजिए, मालिया जी जो पैसे लेके भागे अभी यहाँ से। होता क्या है, देखिए बैंक जो होता है वो लोन देता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन देता है। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, लोन लेने के बाद में यहाँ से अपने प्रोजेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट लगाते हैं तो प्रोजेक्ट से मनी अर्न करते हैं, ये लोन देता है कॉर्पोरेट सेक्टर को, फिर इंटरेस्ट कमाता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लोन दे दिया, मान लीजिए इन्होंने 100 रुपए लोन दे दिया, तो 100 रुपए लोन दे दिया, मान लीजिए इन्होंने 5 रुपए के इंटरेस्ट से दे दिया, तो ये क्या करेगा, 100 पे 5 रुपए इसको रिटर्न करेगा। तो मतलब हजारों करोड़ में रहता है तो उसी तरीके से इनका ब्याज भी मिलता है, तो इसको इंटरेस्ट रिटर्न करता रहेगा उस तरीके से, ठीक है। तो पर लेकिन क्या होता है, कई बार ये होता है कि इंटरेस्ट रिटर्न कब करेगा, जब ये दोनों प्रॉपर वे में काम करते रहेंगे। अगर ऐसा हुआ कि इनके प्रोजेक्ट ने काम करना बंद कर दिया और ढंग से काम नहीं कर पाया, तो ये अपना इंटरेस्ट भी दे नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, ये मूल भी नहीं दे पाएंगे हमसे, मतलब ढंग से। तो उस तरीके से जो रिटर्न में इनको प्रोजेक्ट आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो ढंग से काम नहीं करता है, तो फिर क्या करते हैं, जब इनको रिटर्न मिला ढंग से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो लोन दे रखा है और ज्यादा उसका वो बढ़ा देते हैं, मतलब एक तरीके से, मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, मतलब इनको लगता है कि अब पैसा रिटर्न नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इशू क्या है, अगर प्रोजेक्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको पैसा बैंक से नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम फिर निकल के आएगी, वो प्रोजेक्ट फिर और ज्यादा ढंग से काम नहीं करेगा, तो फिर और ज्यादा ढंग से काम नहीं करेगा, तो फिर चीजें और ज्यादा गड्ढे में चली जाएगी, इनको और भी ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इनके प्रोजेक्ट पे रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो ये ट्विन बोला है, ट्विन माने दो, एक तो बैंक साइड में, एक साइड में कॉर्पोरेट हो गया, तो दोनों में बैलेंस बना के चलना है। जब तक दोनों में बैलेंस नहीं रहेगा तब तक हमारी इकोनॉमी भी ढंग से काम नहीं करेगी और तब तक हमारा ट्रेड वाला एरिया भी ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोली है, कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, एक तो एनपीए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसी को सोल्व करने की बात हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। तो बैक साइड में बैंक होता है और दूसरी साइड में कॉर्पोरेट्स होता है, तो इसके बीच में जो बैलेंस बनाना है उसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है इन्होंने, आगे बोला है, ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम खत्म हो गई, इन्होंने आगे बोला है कि जो जीडीपी है, जीडीपी की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि तू कि जो ये मतलब इतनी तो बढ़ने वाली है, यहाँ पे इतनी से इतनी बढ़ने वाली, इन्होंने 2018 में बोला गया है, ये 2018 की एक्सपेक्टेशन है ये, मतलब जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर इतनी लगाने की बात चल रही है। देखिए अभी तो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, यहाँ पे जीएसटी आने वाला है, तो क्या अभी उसको प्रोडक्शन अभी किया नहीं जा सकता कि अभी क्या रहेगी ढंग से चीजें, आने वाले टाइम में चीजों का ढंग से प्रोडक्ट किया जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या रहेंगी, तो उसके बेस पे यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। ओके, अब इस वाले केस में इन्होंने क्या बताया, जो आने वाले टाइम में जो है हमारी जो जीडीपी या फिर हमारी ग्रोथ जो है, उसमें देखिए तीन तीन चीजों का इन्होंने जिक्र किया कि ये तीन चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्या है वो तीन चीजें, एक तो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, डिमोनेटाइजेशन का भी हम लोगों को पता थोड़ी ना है कि किस तरीके का इंपैक्ट निकल के आएगा। देखिए इकोनॉमी पे जो भी इंपैक्ट होता है वो आराम आराम से देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ काम किया और कल को देखने को मिल गया, तो चीजें आराम आराम से होती है और तब पता चलता है कि आने वाले टाइम में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहला इन्होंने क्या बोला है कि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका पता चलेगा बाद में। दूसरा ऑयल प्राइस, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि ऑयल प्राइस, उन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ने अब डिसाइड किया है कि हम कम प्रोड्यूस करेंगे ऑयल, तो उससे प्राइस बढ़ेगा, तो उससे प्राइस बढ़ने से देखिए हमारी कंट्री जो है मैक्सिमम डिपेंड करती है आउटसाइड के इंपोर्ट करने के लिए, तो मैक्सिमम इंपोर्ट होता है तो डॉलर में पे करते हैं हम, तो डॉलर में पे करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो डॉलर के कम में, मतलब हमारी रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है, तो हमको ज्यादा रुपये पे करने पड़ेंगे, तो हमको वो भी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये चीजें देखने को मिल गई। और आगे बोला इन्होंने ट्रेड टेंशन जो आज की डेट में चल रही है, बहुत सारी मेजर्स इकोनॉमी है उनमें बहुत सारी ट्रेड टेंशन चल रही है, तो उसकी वजह से जो जियो पॉलिटिक्स है एक तरीके से उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और करेंसी कौन सी ज्यादा बढ़ती है कौन सी कम बढ़ती है, मतलब पता चला डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यूपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो रही है, फिर युआन और येन वगैरह आ गई, इनकी वैल्यू किस तरीके से हो रही है, तो वो सारी चीजें एक साथ काउंट करके चेक करी जाती है, तभी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी काउंट की जाती है कि किस तरीके की इकोनॉमी आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। तो सारे फैक्टर काउंट करके चलने होते हैं हम लोगों को, तो ये तीन फैक्टर इन्होंने बोला है आने वाले टाइम में इंपैक्ट डाल सकते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। अब आगे इन्होंने किस बारे में जिक्र किया, आगे इन्होंने बोला है फिस्कल आउटलुक, मतलब जो अब आगे आने वाले टाइम का एक साल का लगभग ये नापने जा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें इंपैक्ट होने जा रही हैं और किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे फिर 3 फैक्टर बताए, इन्होंने क्या बोला है कि देखियो कुछ टाइम में पीछे से अभी क्या हुआ है कि 0.5% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ गया है।
देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या होता है, हम जितना टैक्स पे करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इलेक्शन में जो वोट डालते हैं वो बहुत ज्यादा आदमी वोट डालते हैं, लगभग अभी आपने देखा होगा अभी गोवा में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे 83% वोटिंग हुई है, पर लेकिन अगर टैक्स टू जीडीपी रेशो देखो तो यहाँ पे ओनली 15% के करीब है हमारा, 15 से 16%, और जो अच्छी अच्छी कंट्री है वहाँ पे कितना होता है, 34 से 40% होता है। तो हमको इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बंदे हैं ना वो टैक्स चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस टैक्स चोरी को बचाने के लिए हमको देखिए, जब तक गवर्नमेंट के पास में टैक्स नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हमारे यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी स्कीम्स चलाएंगे, तो वही सब चीजें हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट 2 ईयर में है इतना बढ़ा है ये, और कुछ रीजन इसका ये भी बोल रहे हैं कि जो ऑयल है उसका मतलब ऑयल के प्राइस में भी मतलब डाउनफॉल हुआ था, उससे भी थोड़ा फायदा हुआ है। सेकंड क्या बोले, सेकंड वाला इन्होंने बोला है फिजिकल विंडफॉल, मतलब इसको इन्होंने रेफरेंस किसका लिया है, ये रेफरेंस लिया है इन्होंने डीमोनेटाइजेशन का। डीमोनेटाइजेशन का क्या रेफरेंस लिया है, इन्होंने बोला है कि बहुत से ऐसे नोट्स हैं जो कि रिटर्न नहीं हुए हैं आरबीआई को, आरबीआई के पास में नहीं पहुंचे, मतलब बर्बाद हो गए हैं नोट। एक तो ये चीज बोली है, दूसरा क्या बोला है कि जो हाई टैक्स कलेक्शन है उसके बारे में इन्होंने बताया, एक तो नोट रिटर्न नहीं हो रहा है, एक हाई टैक्स कलेक्शन हो रहा है, एक हाई टैक्स मतलब हाई टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, मतलब टैक्स अच्छा खासा कलेक्ट किया गया है यहाँ पे। और आगे क्या बोले कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो इन तीन सब चीजों की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, इसमें ये है कि इसने गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हैं किसी भी आदमी के पास में ब्लैक मनी है। एक तो ये है कि वो आके अपनी डिस्क्लोज कर दे तो वो अपनी 50% जो मनी है उसकी वो बचा लेगा। दूसरी वो है अगर डिस्क्लोज नहीं किया और टैक्स अथॉरिटी ने उसको पकड़ लिया तो उसकी लगभग 100% के 100% उसकी चली जाएगी गड्ढे में। 85% हालांकि बोला है इन्होंने गड्ढे में चली जाएगी, पर वो 100 के करीब ही चली जाएगी, क्योंकि 15% में केस वेस लड़ने में चला जाएगा। तो लगभग 100 की 100% इनकी गड्ढे में चली जाएगी, 50% बचा सकते हैं अगर खुद आकर डिस्क्लोज कर दे तो इस तरीके से क्या बोला है कि एक तरीके से जो पैसा है अभी आरबीआई के पास में पहुंच गया है काफी, एक तरीके से देखा जाए तो, और गरीब कल्याण जो ये कल्याण योजना इसमें पहुंच गया है, पर लेकिन अभी गवर्नमेंट से अभी जनता के पास में पैसा आना बाकी है, अभी फिर से जनता के पास में पैसा आएगा तो फिर से उनको खर्च करेगी, फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरीके की कंडीशन निकल के आती है। थर्ड फैक्टर इन्होंने क्या बोला है, जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी होते हैं वो उसको एक जगह इकट्ठा करने जा रही है जीएसटी के तहत, और ये ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट होगा। इसके इंप्लीमेंट होने से क्या होगा, हमारी कंट्री जो है एक सिंगल मार्केट बन जाएगी और एक अच्छे लेवल पे काम करेगी। ओके, तो ये चीज हो गई। और आगे देखिए क्या बोला है कि नॉन टैक्स जो रिवेन्यू होता है उसकी भी उसके बारे में इन्होंने बात की है। सेवंथ पे कमीशन के बारे में बात की है। तो ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर और एक डेफिसिट होगा। मतलब देखिए यार, जो हम पैसा प्रोवाइड कराएंगे इकोनॉमी को, तो डेफिसिट तो होने वाली नॉर्मल सी बात होती है ना। अब मान लीजिए किसी को सैलरी 8,000 मिल रही है, कल को उसको सैलरी देना कर दिया हम लोगों ने 20,000 स्टार्ट, तो 12,000 मतलब कहाँ से आएगा निकल के, तो फिर इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, कहीं टैक्स बढ़ाना है, अपनी पेट देखिए अपनी जेब से थोड़ी ना कोई देगा, तो जितना भी करना है वो कहाँ से करना है, टैक्स से ही जाएगा, तभी चीजें सारी कंट्रोल हो पाएंगी। ओके, इसका सी वाला पोर्शन आ गया। अब सी वाले पोर्शन में देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमी, जो मैक्रो इकोनॉमी होती है पॉलिसी स्टांस फॉर 2017-18, मतलब आने वाले टाइम में। तो मैक्रो और माइक्रो में थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए पहले। देखिए एक तो होती है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है कि जो आप मतलब खुद का एक तरीके से कह सकते हैं कि आप खुद का बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें क्या, उसका पूरा ओवरव्यू निकाला जाता है, या फिर आप खुद के घर का खर्च निकाल रहे हैं उसका ओवरव्यू निकाला जाता है। माइक्रो में बहुत छोटी चीज आती है, छोटी यूनिट लेते हैं। पर जब भी मैक्रो का नाम आता है, मैक्रो में कंट्री की, एक कंट्री में क्या चीजें बन रही हैं, क्या निकल रही है, क्या जीडीपी चल रही है, क्या ग्रोथ चल रहा है, उसको काउंट करते हैं। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो ये बड़ी यूनिट हो गई, वही चीजें काउंट करने की, चीजें वही काउंट करते हैं यहाँ भी। यहाँ पे कितनी चीजें सही हो रही है, कितनी गलत हो रही है, यहाँ पे कितनी चीजें सही हो रही है, कितनी गलत हो रही है। पर यहाँ पे माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे कर रहे हैं, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट तो बात इन्होंने डिमोनेटाइजेशन ही बोली है, डिमोनेटाइजेशन छाया रहेगा देखना आगे आने वाले टाइम में भी। ठीक है, दूसरी जो हमने अभी डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो एक तरीके से मतलब जो कैश होता है और जीडीपी रेशो होता है उसमें एक तरीके से इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कितना कैश है। देखिए कैश जो है हमारी इकोनॉमी में खत्म हो गया आज के डेट में, क्यों? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा पहुंच गया है। तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा पहुंच गया, पर लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रही है, इसकी वजह से लिक्विडिटी मतलब मार्केट में मनी नहीं रही है। तो अब देखिए बैंकिंग के सिस्टम के बैंकिंग बैंकर के पास में पैसा है, तो अब वहां से क्या होगा, वो मान लीजिए लो इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं, तो हमसे तब जब जनता के हाथ में तब पैसा आएगा ना, तब जनता खर्च करेगी। तो वो आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है। तो आगे देखिए फिर ये क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो घटता जा रहा है।
फिजिकल डेफिसिट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। फिर से एक बार बताता हूँ कि एक आदमी के पास में मान लीजिए 100 रुपए का सामान उसने खरीद लिया है, ठीक है। अब जब सामान 100 रुपए का खरीद लिया, उसने बहुत सारी चीजें खरीद लिया, किताबें या साबुन या फिर कुछ भी अपना 100 रुपए का सामान खरीद लिया, पर जब पैसे देने की बारी आई तो उसकी जेब में से निकले 96 रुपए, तो 94 रुपए का कमी रह गई ना यहाँ पे। 4 रुपए उसने कहीं से उधार लिए, तो 4 रुपए उधार लिए हो गए उसके पास डेफिसिट, मतलब 4 रुपए उसने उधार लिए हैं। तो इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में जो है वो 4.5% का डेफिसिट था 2013-14 में, फिर घट के 4.1 का हो गया, और फिर 3.9 का और 3.5 का, मतलब लास्ट 3 ईयर का। फिर उन्होंने काउंट किया कि अब 3.5 का इनका टारगेट है कि इस पे लेके आना है इनको। ओके, अब आगे देखिए क्या बोले लेबर। देखिए कोई भी अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर ही ले लीजिए, हमारी एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां भी लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे, कोई पुल बना रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहां पे लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर लॉज होने बहुत जरूरी है, लेबर लॉज में रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। देखिए लेबर भी मतलब उनको भी बेचारों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको क्या करते हैं, बहुत कम पैसे उनको दिए जाते हैं, और उनको मतलब एक तरीके से हायर किया जाता है। पर लेकिन जब तक उनको एक अच्छे लेवल पे हायर करने के लिए अच्छा ठीक ठाक पैसा नहीं देंगे, मतलब उनकी रोजी रोटी तो ढंग से चलनी चाहिए ना यार। तो उस तरीके से इनमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो बेसिक मिनिमम इनकम उनको मिलनी चाहिए कम से कम। ओके, आगे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बोलेंगे पुअर टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या है, मतलब आज की डेट में जो स्कीम्स बनाते हैं वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाती है। उसके बहुत सारे रीजन होती है। एक तो लीकेज हो रहा है कहीं ना कहीं, एक तरीके से मतलब टारगेटिंग ढंग से नहीं की जा रही है। अब मान लीजिए तमिलनाडु वाला एरिया है, दूसरी साइड में एक साइड में बिहार वाला एरिया है। तमिलनाडु वाले में एरिया में एजुकेशन अच्छी है, बिहार वाले एरिया में एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो मान लीजिए इतने ही पैसे तो हम तमिलनाडु को दे रहे हैं एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए, इतने ही पैसे बिहार को दे रहे हैं, तो कोई मतलब थोड़ी ना है यार, यहाँ पे ज्यादा पैसे देने चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु के। अगर देखा जाए तो बहुत सारे अभी चीटिंग के केस ही पकड़े गए थे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से जो टारगेटिंग है वो टारगेटिंग सही नहीं है, टारगेटिंग को अच्छे से करना चाहिए। तो इसी तरीके से स्कीम्स होती है, स्कीम कहाँ पे इंप्लीमेंट करती है, उनकी टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसी को फिर क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल जो बेसिक इनकम होती है उसके बारे में बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी एक उसके ऊपर डिस्कस करने की बात चल रही है। इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र किया गया है और कंप्लीट एक चैप्टर दिया गया है इसके ऊपर। ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम आने वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उसको पूरा चैप्टर अच्छे से देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इस वाली स्लाइड में इन्होंने दिखाया भी है कि जो मतलब एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन बोला है इन्होंने, मतलब फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना। इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, अगर वो सारी स्कीम्स हटा के सबको एक बेसिक इनकम दे दी जाए। देखिए स्कीम किस लिए चलाई जाती है, ताकि आदमी अपना जीवन यापन कर सके, खाने पीने का सामान ले सके, बच्चों का एजुकेशन दिला सके, हेल्थ की प्रॉब्लम सोल्व कर सके। तो इन सब चीजों के लिए स्कीम्स चलाते हैं। कितनी स्कीम चला रखी है, लगभग 950 स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रखी है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहती है, और कुछ में मतलब स्टेट का भी हाथ रहता है। तो लगभग क्या होता है 5% ऑफ द जीडीपी यहाँ पे खर्च कर रहे हैं हम इन पे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इन सब स्कीम्स को मतलब कहीं ना कहीं बंद करके और एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम चला दिया जाए, तो मान लीजिए हेल्थ के लिए कोई स्कीम चला रखी है, एजुकेशन के लिए कोई स्कीम चला रखी है, तो किस लिए चला रखी है, ताकि गरीब आदमियों को हेल्थ और एजुकेशन में फोकस किया जा सके। पर लेकिन अगर हमको डायरेक्ट पैसा दे दिया जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दी जाए, जिससे वो अपना हेल्थ या फिर अपना एजुकेशन वगैरह या कोई और प्रॉब्लम है उनको ढंग से सोल्व कर सके, तो फिर ये सारी स्कीम चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसको मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूट देखा जा रहा है इसका आने वाले टाइम में, कि ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। पर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि देखिए लिमिटेशन हर चीज की होती है। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, टारगेटिंग की। टारगेटिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, जो पुअर एरिया है उनको ढंग से टारगेट नहीं कर पाते हैं, और पुअर एरिया में जो फंड है वो बहुत ज्यादा कम मिल पाता है। तो फंड का एलोकेशन ढंग से करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो वही हो गई। और आज की डेट में भी यार अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको देख लीजिए। एक साइड में तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रही है, उनको भी यूनिवर्सल का मतलब सबको देनी है ना बेसिक इनकम, उनको भी आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दीजिए। एक साइड में बेचारा कोई रिक्शा वाला है उसको भी दे दीजिए, तो क्या मतलब हो गया, तो गलत टारगेटिंग हो गई ना। टारगेट तो इनको करना चाहिए, गरीबों को जो बेचारे को ढंग से काम नहीं मिल पाता है, ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ी ना कि सबको टारगेट करेंगे चल के, यूनिवर्सली टारगेट करेंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाए, कई सारे एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किए थे अभी पीछे, तो उसमें इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया गया है इस बात के ऊपर भी। और देखिए महात्मा गांधी ने कहा है कि हर एक आंख से आंसू पूछना चाहिए हमको, ठीक है। तो जो हर एक आंख से आंसू पूछना चाहिए, तो उसको इसलिए देखा जा रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसका आंसू पूछने का काम करेगी हर एक आंख से। तो उस तरीके से इसको शो किया जा रहा है यहाँ पे। अब ये वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक के बारे में देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं। इन्होंने बोला एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मतलब जैसे हमारी करेंसी क्या हो गई, रुपये हो गई, ठीक है, यूएसडी क्या हो गई, डॉलर हो गई, चाइना की क्या हो गई, युआन हो गई, उस तरीके से। तो ये सारी है, मतलब एक दूसरे में जब इनको एक्सचेंज किया जाता है, वो भी डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, और किसकी वैल्यू कितनी कम है। तो इन चीजों के ऊपर सब में एक बैलेंस बना के चलना होता है। तो ये उसी को बोल रहे हैं कि किस तरीके से विजिलेंस करना है उसको, और किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है।
एक्चुअली पिछले कुछ टाइम में हुआ क्या है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है एक तरीके से, मतलब वर्ल्ड की जो है एक तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। यूरो जोन में भी कहीं ना कहीं क्राइसिस आ चुका था, जो यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्री है मिला के, मतलब वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उनकी भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा घटी है अगर देखा जाए तो। ठीक है, और आगे क्या हुआ है, चाइना की भी मतलब बहुत इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, चाइना की इकोनॉमी भी आजकल घट के बहुत नीचे आ चुकी है, और चाइना के ट्रेड में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट जीडीपी रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, पर लेकिन अभी पीछे हमने डिस्कस किया है कि चाहे इंडिया का बढ़ा है, वर्ल्ड का डिक्लाइन हुआ है, पर लेकिन इंडिया का बढ़ा है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में भी और बजट में भी बोला गया है इंडिया को ब्राइट स्पॉट बोला गया है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। तो इंडिया एक बहुत ही उभरता सितारा निकल के आ रहा है। तो शार्प राइज इन द डॉलर, तो डॉलर में देखिए राइज हो गया बहुत ज्यादा, जैसे कि डिक्लाइन हो रहा है तो डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ने से एक तरीके से जो चाइना की और वियतनाम की मतलब एक तरीके से करेंसी है इन लोगों की, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। पर लेकिन जो इंडिया की करेंसी है वो फिर भी एक अच्छे लेवल में काम कर रही है। तो हेल्थ तो देखे डिक्लाइन तो सब में होगा जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो इंडिया पे फिर भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। चाइना पे देखिए कितना पड़ा है, युआन जो है यहाँ पे युआन घट गया 11% एज कम्पेयर टू डॉलर। ठीक है, और 6% एज कम्पेयर टू रूपी, रूपी के कंपेयर में 6% घट गया है, और डॉलर के कंपेयर में कितना घट गया है, 11% घट गया है। तो मान लीजिए युआन यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे युआन है, तो एक तरीके से युआन की वैल्यू है डॉलर के कंपेयर में, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है युआन पर डॉलर, तो यहाँ पे देखिए डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पर लेकिन अगर इंडिया के मामले में देखें तो इंडिया के मामले में तो देखिए इंडिया की वैल्यू तो करेंसी कम है ना एक तरीके से रूपी की वैल्यू युआन से, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू और ज्यादा इसको कंपेयर में करके देखा जाए तो यहाँ पे इनकी वैल्यू को नीचे आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर एक साइड में रूपी देखा जाए, रूपी को अगर यहाँ पे रख दें हम, डॉलर को यहाँ पे रख दें, तो वहां पे वैल्यू इनकी बढ़ रही है, और यहाँ पे वैल्यू एक तरीके से यहाँ पे इनकी घट रही है, मतलब रूपी की तरफ को इनकी जा रही है। तो इन्होंने मैप की हेल्प से समझाने की कोशिश करी है। और कम्पिटेटिवनेस के लिए इन्होंने बोला देखिए कम्पिटेटिवनेस की जहां भी बात आती है, अगर कोई कंट्री कम्पिटेटिवनेस मतलब कंपटीशन कर रही है, तो हमेशा एक मान लीजिए आप इसका ले लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कोई रेडी लगाता है, ठीक है, चाट पकोड़े वालों की लगा लीजिए, चाट पकोड़े वाला कोई रेडी लगा रहा है, तो वो कंपटीशन किससे करेगा, उसके मोहल्ले पड़ोस में जो कोई दूसरा चाट पकोड़ी वाला है तो उससे कंपटीशन करेगा ना, कि उससे बढ़िया मतलब प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगा जिससे कि इसके पास कस्टमर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनके। तो कंपटीशन जो होता है हमेशा मोहल्ले वालों में होता है, ये थोड़ी ना है कि ये इनके साथ में कंपटीशन छोड़े कोई दूसरे कोने पे वहां पे कोई वर्ल्ड में कुछ कर रहा है और ये उनके साथ में कंपटीशन लगा रहा है। कंपटीशन हमारे हमेशा मैक्सिमम टाइम मोहल्ले वालों में होता है, क्यों, क्योंकि हमेशा इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा एक्सपोर्ट घूमता रहता है, कि मतलब यहाँ से किसके पास में क्या जा रहा है, क्योंकि उस लोकल एरिया का जो कस्टमर है वो यहीं पे आएगा ना, या तो इनके पास जाएगा इनके पास जाएगा। तो इसीलिए बोला जो कंपटीशन होता है हमेशा, जैसे इंडिया का कंपटीशन है वो वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर फिलीपींस हो गया, तो इन वाले जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इनके साथ में इंडिया का कंपटीशन आ रहता है। तो इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के ऊपर आज की डेट में हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ा भी है, 2010 से लेकर 15 के बीच में काफी बढ़ा है। और इवन इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे वही बात बोली जो मैं बोल रहा था, कि जो एशियन कंट्री है उनके साथ में हमारा कंपटीशन है, ना कि यूरोपियन कंट्री के। तो जो कंपटीशन होता है पड़ोसियों से होता है, बाहर वालों से नहीं होता है। तो कंपटीशन पड़ोसियों से होगा तो पड़ोसी का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हमको देख के चलना है। देखिए जूट के बारे में ले लीजिए, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खेती होती है, पर इंडिया का कंपटीशन हमेशा बांग्लादेश के साथ में जूट का रहता है। इसीलिए करिए चाय, मतलब चाय का ले लीजिए, चाय चाय की कंट्री की जो सी कंट्री चाय की है तो उनके साथ में रहेगा। तो जो भी है कपड़ा उद्योग के लिए भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है इंडिया का, वियतनाम के साथ भी ऐसे ही रहता है। तो कंपटीशन इनके साथ में रहेगा, ना कि बाहर वाली इकोनॉमी के साथ में। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी, मतलब ट्रेड पॉलिसी कैसे हो सकती है। इसके कुछ पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो रिपीटेडली वे में आते रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुई है, एक बहुत ही बड़ी शिफ्ट हुई है एक तरीके से, किस तरीके से, एक तो ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, और दूसरा यूएस का इलेक्शन हुआ है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से मतलब एक तरीके से वर्ल्ड के ट्रेड में बहुत ज्यादा चीजें चेंज होने वाली हैं इन दोनों की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी चेंज होने वाली है, और यहाँ पे अपना खुद का इनका व्यापार चलेगा, और इंडिया के साथ में अब अलग से इंडिया के साथ में अपने रिलेशन बना सकते हैं। देखिए पहले क्या था, यूरोपियन यूनियन थी, यूरोपियन यूनियन में मान लीजिए हो गया यहाँ पे ब्रिटेन। तो पहले अगर कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन बना रही थी तो वो सब इस पे ब्रिटेन पे भी इंप्लीमेंट होते थे और सारी और कंट्री पे भी इंप्लीमेंट होते थे। लेकिन अब ये बाहर निकल गई है यहाँ से यूरोपियन यूनियन से, तो अब क्या होगा, अपनी अलग से पॉलिसी बनाएगी, अलग से इंप्लीमेंट करेगी, तो इंडिया के साथ भी अलग से रिलेशन बनाएगी, यूरोपियन यूनियन के थ्रू रिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो चेंज है वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, शिफ्ट बहुत ज्यादा होने वाली है। और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट में मतलब क्या हो रहा है कि शार्प राइज ऑफ द डॉलर हो रहा है।
क्यों जा रहा है कि ये एक ऑलरेडी अंडरवे, मतलब किस लिए? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें चेंज करने जा रहे हैं। एक तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं तो बाहर से जो कंपनी यहाँ पे आके अपना इन्वेस्ट करेगी, क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, ज्यादा कमाई करेंगे अपना। तो इस तरीके से क्या होगा, इनकी फिजिकल पॉलिसी जो है वहाँ पे चेंज होने जाने वाली है बहुत सारी, इसी वजह से इनका डॉलर का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री बता रहे हैं कि यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी वो प्रोटेक्शनिस्ट थी, कब तक? 1980s तक। तब तक इनकी प्रोटेक्शनिस्ट थी, या क्या चलते थे, एक मतलब डॉलर को बढ़ाने का काम करते थे यहाँ पे, मतलब कि पॉलिसी इस तरीके से रखते थे कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहे। तो उससे क्या होगा, एक तो देखिए क्या किस तरीके से बढ़ाते थे, टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो हमारा बैंक देखता है, जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसी फेडरल रिजर्व है यूएसए में। तो हमारा जो बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट काउंट करती है। तो इन्होंने क्या किया था, जो बैंक वाली पॉलिसी थी उनको तो टाइट रखा, रेट वेट वगैरह सारे टाइट करके रखे एक तरीके से, डॉलर को सही सिचुएशन में रखने के लिए। जो फिजिकल पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की स्कीम इंप्लीमेंट करना, और गवर्नमेंट की जो सोशल वेलफेयर से स्कीम या और भी कोई है, उन पे थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दी। तो एक तरीके से मतलब एक स्ट्रेटेजी नहीं कह सकते, मतलब एक तरीके से प्रॉपर वे में चीजों को लेके चले, ठीक है। तो उस तरीके से चीजों को लेके चल रहे थे। तो आज की डेट में क्या होने वाला है, मतलब एक तरीके से आप देखेंगे, जब से यूएस से चुन के, मतलब डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं, तब से एक अपने खुद की कंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बाहर वाली कंट्री। तो अपने अंदर बोल रहे हैं बाहर की कंपनी को भी, जो बाहर इनकी कंपनी गई हुई है, कि अंदर आओ यहाँ पे अपना मतलब काम करो, और यहाँ पे जो लोग हैं यूएसए के, वहाँ के लोगों को ही जॉब दो। तो उसकी वजह से भी देखिए क्या हो रहा है कि क्लियर एक तरीके से, मतलब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो जो इमर्जिंग मार्केट है इंडिया, और जो इमर्जिंग मार्केट है दूसरी, तो उनको एक अच्छा रोल प्ले करने का मौका मिल सकता है अब आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं। सब कंट्री अपने अंदर में जा रही है, मतलब सब, यूएसए की ले लीजिए या फिर ब्रिटेन ले लीजिए, यूरोप में भी इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन को बंद करो। तो ग्लोबलाइजेशन को बंद करने का मतलब है कि ये खुद अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर ये अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, तो देखिए इंडिया जैसी कंट्री को एक रोल प्ले करने का मौका मिल सकता है। इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्केट को थोड़ा और ओपन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, इनका एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्केट और ओपन रहेगी, तो फिर और प्रॉपर वे में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इनकी मतलब हमारी ग्रोथ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो इन चीजों पे फोकस करने की बात चल रही है। और आगे क्या बात करें कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट करना है, मतलब लेबर इंटेंसिव को होता है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है जिसमें लेबर का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, आपका कपड़ा उद्योग आ जाता है, इसमें क्या आता है, आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ जाता है। तो ये सारी मैक्सिमम क्या है, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। अगर इन पे फोकस करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है, जो कि एक तरीके से ढंग से स्किल्ड नहीं है, उनको ढंग से काम मिल जाएगा, तो ढंग से काम मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर वे चीजें खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई और डिमांड, सप्लाई जहाँ पे आ जाती है, फिर वहाँ पे ट्रेड बढ़ता है, और जैसे ट्रेड बढ़ जाता है तो हमारा ग्रोथ भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पूरी चेन चलती है, एक साइकिल चलती है, सारी चीजें। तो इस तरीके से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में फोकस करने से हमको ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। और आगे देखिए क्या बात करने की, एक बात करें कि जो वर्क मतलब लास्ट कुछ ईयरों का जो एक तरीके से सर्वे निकाला गया है, उसमें देखा गया है कि एक तरीके से कई सारी चीजों पे इन्होंने फोकस किया है यहाँ पे, कि दो सेक्टरों का देखिए यहाँ फिलहाल ये अभी नाम ले रहे हैं। दो सेक्टर का कौन कौन सा, एक तो अपैरल मतलब कपड़ा उद्योग, और दूसरा लेदर, लेदर वाले उद्योग, और फुटवेयर का इन्होंने थोड़ा जिक्र किया है यहाँ पे। तो मतलब दो तीन उद्योगों का इन्होंने नाम लिया। तो ये क्या बोले कि लगभग बहुत सारी कमाई इनसे हो सकती है, और बहुत सारे आदमियों को इम्प्लॉयमेंट मिल सकता है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि यार कपड़ा उद्योग जो है ना, बहुत बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये। अगर इसमें लेबर ढंग से काम करेगी तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और ऊपर से देखिए यूएसए ने क्या किया, आते ही जो छोटी छोटी जी मतलब बनाने जा रहे थे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एशिया के लिए, और ट्रांस अटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये थी यूरोपियन यूनियन के लिए। तो मतलब ये दोनों चीजों पे भी आज की डेट में संशय के बादल छा गए हैं, इसको तो इन्होंने बंद ही कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, देखिए फिर से एक वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ के आएगा। और जो ग्लोबल, आपको थोड़ा समझाने को समझाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। देखिए जैसे कि वर्ल्ड का मैप अगर आप लोग देखें, वर्ल्ड का मैप आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे वर्ल्ड का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया। अगर मान लीजिए यूरोप वाला एरिया अपना खुद का एक काम करने की कोशिश करने लगा, तो काम करने की कोशिश कर लेगा, ये बोलेगा कि मेरे खुद के रूल एंड रेगुलेशन है, मैं सब काम करूंगा अपने हिसाब से करूंगा, बाहर वालों के नहीं सुनूंगा। तो अगर उस तरीके की सोचेंगे तो उससे क्या होगा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड का ट्रेड देखती है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपना जो रूल एंड रेगुलेशन है खुद बना रहे हैं, इसकी सुन ही नहीं रहे हैं। इसी तरीके से जो टीपीपी की बात चल रही है, अगर टीपीपी बन जाती है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो अलायंस है, अगर वो बन जाती तो क्या होता, डब्ल्यूटीओ की जो रिलीवेंस है और ज्यादा कम हो जाती। क्यों? क्योंकि अपने खुद के रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, अपनी क्या इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगाना है, क्या करना है खुद का करते हैं, डब्ल्यूटीओ की कोई सुनता नहीं। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि
अगर कोई भी इस तरह की पार्टनरशिप बन रही है रीजन की, तो डब्ल्यूटीओ के रिलेवेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। पर लेकिन अगर जैसे अब आगे आने वाले टाइम में नहीं आने वाली है, तो इससे डब्ल्यूटीओ की रिलेवेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अब डब्ल्यूटीओ अच्छे से काम करेगा। और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए मेजर स्टेट होल्डर है डब्ल्यूटीओ में, तो वो भी बहुत सारे हैं, तो उनको भी मतलब एक तरीके से रिवाइव करने का टाइम आ गया है। और मल्टीलेटरलिज्म की बात ये कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए आज की डेट में इंडिया जैसी कंट्री मतलब एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री इमर्ज होकर आ रही है। आज की डेट में इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी सबसे ब्राइटेस्ट इकोनॉमी है। तो अगर हमारे जैसी कंट्री को यहाँ पे काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, हमारी जैसी कंट्री को यहाँ पे मतलब एक तरीके से प्रॉपर वे में शेयर नहीं दिया जाएगा, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इन सब चीजों पे हमको फोकस करके चलना चाहिए और एक प्रोडक्टिव वे में काम करना चाहिए, ठीक है। तो यार देखिए सोच तो रहा था कि मैं इस वाले लेक्चर में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, पर लेकिन एक लेक्चर और लेना पड़ेगा। चीजें समझाते समझाते बहुत ज्यादा हो जाती हैं। स्टार्टिंग में सोचता हूँ कि मतलब थोड़ा चीजों को कंट्रोल रखूंगा, पर फिर पता नहीं समझाते समझाते बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाता हूँ। चलिए कोई नहीं, एक लेक्चर और बना देंगे। आज के लिए इतना ही, एक लेक्चर फिर कल लेके आता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।